जी जवाब भाई, लेट मी कंफर्म, स्क्रीन शो हो रही है? Yes, yes, we can see. ओके, सो अस्सलाम वालेकुम respected participants. As you know, today we are here to present a webinar on a Mexican scholarship, and I am Rana Zishan, doctoral student in the University of Guadalajara, Jalisco, Mexico. तो चलें जी, हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को। मैंने जो आज की प्रेजेंटेशन है मैक्सिकन स्कॉलरशिप से रिलेटेड, इसको इस प्रेजेंटेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो तमाम प्रोसीजर और स्टेप्स जो मेक्सिको में अप्लाई करने से पहले आपको मस्टली कंप्लीट करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको मेक्सिको में अप्लाई करने से पहले रिक्वायर्ड होते हैं। और सेकेंडली होगा कि जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप मेक्सिको में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, नॉट स्पेसिफिकली मेक्सिको, किसी भी कंट्री में, तो वो आपकी एक इफेक्टिव सीवी होती है। अब सीवी का आपको पता है कि जो मोस्ट फेमस फॉर्मेट है वो यूरोपास है, और ये कंपलसरी नहीं है कि आप यूरोपास में ही इसको बनाएं, आप किसी भी अच्छे फॉर्मेट में इसको बना सकते हैं। प्रेफरली भी ये है कि यूरोपास बना लें। उसमें एक फायदा ये होता है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वक्त के साथ साथ उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और वो लाइफ टाइम के लिए आपकी वहां पे सेव रहती है, और अपने डेटा को आप अपना जैसा आप चाहते हैं तो एज यू विश आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, सीवी से रिलेटेड मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि लास्ट सेशन में जवाद भाई ने भी और हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स ने उन्होंने भी इन पे बात की है, और ये मोर देन इनफ है। और इस पे आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती हैं, ये मेरा ख्याल को इतना था। एक चंद गुजारिशात हैं सीवी प्रिपेयर करने में। सीवी को आप कभी भी लेंथी ना बनाएं, अननेसेसरी चीजें ना उसमें डालें, सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। और एक मेन चीज, क्योंकि मुख्तलिफ सीवी स्टूडेंट रिव्यू के लिए सेंड करते हैं, उन्होंने लिखा होता है BS इन मैथमेटिक्स, MS इन मैथमेटिक्स। अब कभी भी आप ये जो एब्रीविएशन है ये यूज ना करें, कंप्लीट फॉर्म लिखें, क्योंकि हर कंट्री में एक डिफरेंट एब्रीविएशन हो सकती है, डिफरेंट नेम हो सकता है डिग्री का। अगर आपने MS किया है तो आप पूरा नेम लिखें, मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स या बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स। अच्छा, एक तो ये आपको सजेशन है कि हमेशा जब भी आप सीवी बनाएं अपनी क्वालिफिकेशन को वहां डिस्क्राइब करें तो कंप्लीट नेम के साथ करें। और सेकेंडली, अननेसेसरी चीजों से अवॉइड करें। अगर तो आपने अपनी रिसर्च से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड को ऑनलाइन, प्लीज जी हम बात कर रहे थे, अगर तो आपने को ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है किसी किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से, जैसे कोर्सेरा हो गया, या और भी बहुत सारे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म हैं जो बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो आप उसको मस्ट इंक्लूड करें। अगर तो आपने कोई, अगर आप टीचिंग करते हैं किसी कॉलेज में या स्कूल में, और आपने वहाँ पे कोई टीचिंग वर्कशॉप अटेंड की है, तो ये मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इस इन टीचिंग वर्कशॉप का आपकी रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बस सीवी को लेंथी बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन सीवी टू द पॉइंट रखें आप। और इन चीज़ों को बिल्कुल भी ऐड ना करें कि मैंने बीएड की वर्कशॉप अटेंड की थी और फलान इतने डेज की थी। इन चीज़ों से अवॉइड रखें। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी, वो सीवी में एक बड़ी गलती करते हैं, वो एक नंबर ऑफ लिस्ट डाल देते हैं अपने रिसर्च इंटरेस्ट की। तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप इतना इतने फील्ड्स में रिसर्च कैसे कर सकते हैं। एक जो रिसर्चर होता है उसका जो वर्क है, जैसे आप फजी मैथमेटिक्स में आ जाएं या फिक्स पॉइंट थ्योरी में आ जाएं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आ जाएं, नंबर थ्योरी में आ जाएं, तो आप स्पेसिफिक फील्ड में रह के कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप, मैंने बहुत सारी सीरीज में देखा है कि वो एक नंबर ऑफ लिस्ट की, मेरा टोपोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, मेरा फजी मैथमेटिक्स में भी है, मेरा फलां सब्जेक्ट में भी है। तो ये एक बैग इम्पैक्ट है। आदमी को सिर्फ टू बी स्पेसिफाई रहना चाहिए अपनी फील्ड की तरफ, और उसी में रहते हुए अपना अपना जो भी आपने, अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, बैचलर में अगर को फाइनल सेमेस्टर में आपने को प्रोजेक्ट किया है उसको इंक्लूड कर दें। अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स के थीसिस का टाइटल इंक्लूड कर दें। तो एक्स्ट्रा ठीक है। असल में हम समझते हैं कि हमने जो कोर्स पढ़ लिए हैं, तो हमने कोर्स पढ़ने के बाद हमारी कमांड इतनी बन गई है कि अब हम इन सब फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो टू बी स्पेसिफाई रहे। अच्छा, तो ये तो चंद एक गुजारिशात सी सीवी से रिलेटेड कि आप इफेक्टिव सीवी कैसे बना सकते हैं। अच्छा, तो जो नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है किसी भी कंट्री में और मेक्सिको में भी अप्लाई करने के लिए, कि आपकी जो रिसर्च प्रपोजल है वो एक बहुत ही इफेक्टिव वे में हो और कंप्रीहेंसिव हो।
और उसमें आपकी डायरेक्शन के अंदर एक क्लैरिटी हो कि आप किस डायरेक्शन में और किस नई न्यू प्रॉब्लम के अंदर जिसको आपने डिफाइन किया है उसमें वर्क कर सकते हैं। तो एक अच्छी ही रिसर्च प्रपोजल बनाए। अब बहुत सारी जवाद भाई भी इसको पहले डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैं इसको जस्ट जनरली टच करते हुए, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए, तो ये बताते हुए आगे चलता हूँ। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाता है डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन का। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपके डेफिनेटली एचईसी से पहले आपने टेस्टेड करवाने हैं, फिर उसके बाद मुफा में, और जो मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले बोर्ड से, जिस बोर्ड से आपने किए होते हैं उसमें, फिर उसके बाद वहां से CND लेने के बाद आप IBCC से, और फिर इन सबको डॉक्यूमेंट, तो एक हैंडसम अमाउंट आपकी लग जाती है डॉक्यूमेंट टेस्टेशन में, और स्टूडेंट यहाँ से घबरा जाते हैं। तो यही सीवी और प्रपोजल के बाद फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये। अच्छा, ये आप शायद डायग्राम्स देख रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप। पहले में मैंने आपको सीड्स दिखाए हैं कि आप सीवी बनाते हुए, सीवी आपकी अगर इफेक्टिव बन गई तो समझ लें आपने बीज डाल दी है, सीड आपने डाल दिया है, बस अब ये ग्रो होगा ही होगा। अगर तो आपने अच्छे तरीके से उसको डाला है तो फिर डेफिनेटली वो एक तनाव दरख्त बनेगा। और जो आपकी रिसर्च प्रपोजल है वो आप देख रहे हैं कि उस सीड से कॉम्प्लेन निकल गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन है वो एक आपका दरख्त है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आप एक एक सिटी से दूसरे सिटी में, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, वो बड़ी सिटीज में मूव करने के लिए एक तो टाइम नहीं होता, जॉब कर रहे होते हैं, फिर उस तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूट है जिनमें आप जॉब कर रहे हैं वो फैसिलिटेट भी नहीं करते। तो ये एक हार्ड वर्किंग मामला है, इसमें काफी आपकी पोटेंशियल आपको रिक्वायर्ड होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। फिर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो हम थोड़ा सा फिर इन डॉक्यूमेंट्स को लेके थोड़ा सा पोजेसिव हो जाते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं बाई पोस्ट के जरिए सेंड करूंगा, माइंड में वही रहता है कि पता नहीं लॉस्ट ही ना कर जाए। तो ऐसा नहीं होता। तो इन डॉक्यूमेंट में आपने अपना एक बर्थ सर्टिफिकेट ऐड कर लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता ही है कि यूनियन काउंसिल, जो आपकी रिस्पेक्टिव यूनियन काउंसिल होती है, वहां से आप लेके जब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उनको HEC से और मैट्रिक इंटर को आप बोर्ड से और IBC से करवाने के बाद जब मुफा में जाएंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप साथ लेके जाएं। तो इन सबको मुफा से टेस्टेड करवा ले। मुफा आपको विद इन 1 डे, सेम डे में टेस्टेड करके दे देता है, और कोई हैवी फीस नहीं होती। 10 to 15 रुपीज ईच डॉक्यूमेंट आपको एक टिकट पेश करनी होती है। अच्छा, फिर लास्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है कि आप स्टडी के लिए मेक्सिको ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। आप, इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली हैं। तो मेक्सिको को बीइंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी आपके पास रीजन होनी चाहिए। सिर्फ स्टडी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, आपने बीइंग अ पाकिस्तानी, हम अपना ये भी चीज देख रहे होते हैं कि फ्यूचर के लिए हम यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं आफ्टर। अगर मेक्सिको की बात करूं तो मैक्सिकन एजुकेशन सिस्टम से पास करके एक टाइटल मैक्सिकन एजुकेशन यानी डिग्री को हासिल करने के बाद मेरे पास मेक्सिको में या अराउंड द वर्ल्ड क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। हाँ, अच्छा, मैं बता दूं कि मेक्सिको जो है वो 20th वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकोनॉमी है, और यहाँ पे जो आपका तिजारत है, ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड, वो मोस्ट पार्ट यहीं से गुजरता है, क्योंकि इसके नेबरिंग कंट्री में USA और कनाडा आ जाता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अगर आप बिजनेस भी करना चाहें, या बाद में कोई अपना मैक्सिकन एजुकेशन प्रोसेस से गुजर के कोई टाइटल लेने के बाद कोई जॉब भी करना चाहें, तो एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहां पे आपको पता है पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी बहुत ज्यादा वहां पे माइग्रेट हो चुके हैं। और अगर इन इन प्रोस्पेक्टिव जॉब्स की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा सेचुरेशन हो चुकी है, इवन के UK में भी। अच्छा, तो ये तो तमाम चीजें थी जो आपने अप्लाई से पहले, आपके किसी भी कंट्री में अप्लाई से पहले आपके पास होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है, तो वो आपके पास अप्लाई से पहले मस्ट होना चाहिए। अच्छा, अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ में मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताया है कि अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मेक्सिको में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं।
द फर्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो आप अपने किसी सुपरवाइजर को सर्च करें। तो अब सुपरवाइजर को कैसे सर्च करेंगे? बहुत सारे मेथड्स हैं, हर इंसान का अपना एक वे है थिंकिंग का। तो कुछ लोग यूनिवर्सिटीज को हंट करते हैं और फिर उनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में जाके उनको प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं, वहां से ईमेल्स लेके उनको ईमेल करते हैं। तो अब मुझे ये जो प्रोसेस है ये डिफिकल्ट लगता है कि आप यूनिवर्सिटी को सर्च करें, फिर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को सर्च करें, वेबसाइट पे ढूंढना एक बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और थका देने वाला मामला होता है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ गूगल स्कॉलर को, कि आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, तो वहां पे जाके आप अपनी फील्ड को जस्ट टाइप करें और साथ में लिखने इन मेक्सिको, या अगर आप किसी और कंट्री में, चिली में या जिसमें भी वट, तो आप वहां पे लिखने इन मेक्सिको, इन इटली, इन फ्ला इन फ्ला फ्ला वट। तो वहां से आपको रिसर्च आर्टिकल मिल जाएंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, और उन रिसर्च आर्टिकल्स में उन ऑथर्स के नेम मेंशन होते हैं, और जो मोस्टली ऐसे बल्कि मोस्ट क्या, तमाम ही सिवाय एक दो के उनके मेंशन ईमेल एड्रेसेस भी मेंशन होते हैं। तो उनके नेम को पेस्ट करें, सर्च करें, उनकी प्रोफाइल को रीड करें, देखें कि क्या कितनी पब्लिकेशंस हैं, जो भी आप वहां पे सर्च करना चाह रहे हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो वो सब चीजें आप देखें, रिक्वायरमेंट्स पे आपके सुपरवाइजर, जो आपके डिजायर सुपरवाइजर हो सकते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स में पूरा उतर रहे हैं, तो आप उनको एक सिंपल ईमेल लिखें जिसकी इंग्लिश को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बिल्कुल सिंपल। इन केस ऑफ मेक्सिको, यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज है ये स्पेनिश है। तो प्रोफेसर्स जो हैं, बहुत कम प्रोफेसर्स हैं जो समझ तो सब लेते हैं, लेकिन फ्लुएंसी में और आपकी इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल टू द पॉइंट बात करें, ईमेल को बहुत ज्यादा लेंथी ना करें, और अपनी सीवी अटैच कर दें। और सीवी में क्योंकि आपने तमाम अपने रिसर्च को भी डाला होगा, अपने एजुकेशन के, दैट्स ऑल। और उसके बाद उनके रिप्लाई का वेट करें। और अगर कोई तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट में जाके सर्च करता है, तो एक चीज का आप ख्याल रखें यहाँ पे, कि वन टाइम जब आपने उस डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर को ईमेल करनी है, तो वो क्रेज शो नहीं करना, जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं, वो बस बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं कि बस एक ही दिन में हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए। अगर आप सारे डिपार्टमेंट के तमाम प्रोफेसर्स को कर दोगे, चाहे वो, आप ये भी नहीं देखोगे कि इसकी फील्ड मुझसे मैच भी करती है या नहीं करती, मैं इसकी फील्ड में रिसर्च कर भी सकता हूँ या नहीं, तो इन प्रोफेसर्स की वीक में या गाहे बागाहे गैदरिंग होती रहती है, तो इस तरह की चीजें डिस्कस करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। तो और ये पहले कंसर्न लेते हैं कोऑर्डिनेटर से। अब एक प्रोफेसर आपकी कंसर्न लेने जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, इस सेम स्टूडेंट की तो ऑलरेडी एक प्रोफेसर ले चुका है, तो ये आपके लिए बैड होगा। वो कहेंगे स्टूडेंट बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस बिहेव है, वो कभी भी आपको फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इसने तो सबको ही मेल कर। तो आप, सजेशन ये है कि एटलीस्ट 1 वीक का गैप दें, और 1 वीक के बाद या 2-3 डेज के बाद आप प्रोफेसर को रिमाइंडर दें, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि आपने मेल की और प्रोफेसर उस वक्त आप ही की मेल का इंतजार कर रहा था और फौरन से आपको रिप्लाई लिखना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा मसरूफियत हो सकती है, मे भी वो भूल सकते हैं। तो आप उनको एक रिमाइंडर दे दें, एक से ज्यादा रिमाइंडर्स बार बार तंग ना करें। तो एक रिमाइंडर देने के बाद आप नेक्स्ट प्रोफेसर की तरफ मूव कर लें। तो वन बाय वन आप सेम, आप जैसे मैं बात करूं, चंद फेमस यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी इन मेक्सिको है, आप उनमें एक प्रोफेसर को कर दें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के, यानी वन टाइम एक प्रोफेसर को सेम यूनिवर्सिटी में करें, सबको ईमेल ना भेजें। अच्छा, ये तो हो गया आपका प्रोफेसर सर्च करने का एक मेथड, जो मुझे इजी लगता है। मे बी आपको डिफिकल्ट लगे, आपको यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट को और फिर वहां की फैकल्टी को सर्च करके ये मेथड इजी लगे। तो ये मैंने जो वर्क किया था वो इस मेथड पे किया था, और मुझे इस मेथड को यूज करते हुए थाईलैंड से भी एक्सेप्टेंस मिली थी, हंगरी से भी मिली थी, रोमानिया से भी मिली थी, और इटाली में भी काफी मुझे प्रोफेसर्स ने रिस्पांस दिया था। लेकिन इटली का जो डिफरेंस मेथड है, वो प्रोफेसर उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता, वो एक डिफरेंट मेथड है। तो, अच्छा, बात कर लेते हैं फिर। आप यहाँ पे आपने सुपरवाइजर ने आपने आपको एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। फिर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं? एडमिशन के लिए यहाँ पे आपको एडमिशन एग्जाम देना पड़ता है। अच्छा, उससे पहले आपने अपने
CV को, अपने डिग्री को देखना है, लास्ट डिग्री को जिसकी बेस पे आप एडमिशन ले रहे हैं, कि आप में उसमें उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो 80% हैं या नहीं। अगर तो 80% की 80% से अबव है तो फिर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 80, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कैसे। तो अगर आप 80% से बिलो आपके मार्क्स हैं तो फिर आप अप्लाई ना करें, फिर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करें, फिर इधर आप एनर्जी वेस्ट ना करें। आप अगर इन केस आपके 80% से कम है, अगर मैं CGPA की बात करूं 3.2 बनता है 80%। 3.2 या इससे अबव है तो आप अप्लाई कर लें, मेल करें, प्रोफेसर को सर्च करें। अगर इससे कम है फिर मैक्सिको के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया है कि ये स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देते, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें स्कॉलरशिप होती है। और प्राइवेट में अगर आपको मिलेगा तो मेरा नहीं, इट डज नॉट मेक अ सेंस कि आप यहाँ पे आके इतनी एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत हैवी फीसेस हैं यहाँ पे। तो अच्छा, तो आपने आपकी CGPA 3.2 से अबव है तो आपको यहाँ पे एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। वो एडमिशन टेस्ट कोई कोई क्राइटेरिया नहीं है सर्टन, हर यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंटली डील कर रही है। अब वो किसी भी तरीके से ले सकती है। माई मेरे केस में उन्होंने ऑनलाइन, कोऑर्डिनेटर ने एक मीटिंग अरेंज की थी और वहां पे वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, और हम अपना, जैसे वो कोविड के डेज में हम अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं, सेम लाइक बिल्कुल वही मामला हुआ, और PDF बना के बाद में मैंने उनको मेल कर। तो अच्छा, ये एडमिशन टेस्ट होगा, और उससे पहले और उसके बाद आपके पास टफिल होना चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोई भी होनी चाहिए। जो हमारी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलती है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मे भी हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी कर ले, लेकिन जो मैंने सर्च किया, जहां तक मेरा नॉलेज है, वो कहते हैं हमें कुछ स्पेसिफिक ग्रेड्स दें कि आपने इंग्लिश टेस्ट दिया है तो उसमें कितने ग्रेड्स आपने हासिल किए। तो वो ग्रेड्स तो अब आपको पता है कि इन्हीं टेस्ट में होते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी न्यूज ये है कि आपको ये वेव कर देते हैं कि चले हम आपको कंडीशनल एडमिशन दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके दे दीजिएगा। अब यूनिवर्सिटी के अपने भी टेस्ट होते हैं, उनकी फीस बड़ी नॉमिनल सी होती है। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 400 पीसोस, ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 6,000 बनता है, या 6.5, 6,500। तो ये दे दे तो ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके रिकमेंडेशन लेटर, एज यू नो ये तो हर कंट्री के लिए कंपलसरी है। आप किसी 2 प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर्स बना लें तो ये बेस्ट, बहुत बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे वो मामला नहीं है कि आप प्रोफेसर की मेल देंगे, प्रोफेसर को मेल जाएगी और वो अपलोड करेगा। यहाँ पे आप वो अपना जो आपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ली होगी उनको अच्छी क्वालिटी में स्कैन करवा लें किसी अच्छी स्कैनर से। स्कैन करने के बाद उनको सेंड कर दें, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको। ये नहीं है कि आप फर्दर ईमेल सेंड होगी प्रोफेसर को और आप प्रोफेसर को अप्रोच करें कि सर आपको फलां यूनिवर्सिटी से ईमेल है, ये काइंडली अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल लें और उस पर रिस्पॉन्स कर लें। तो ये बहुत एक पाकिस्तान में बड़ा मसला बन जाता है। प्रोफेसर डेफिनेटली बिजी होते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सब, फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू आपसे, आपकी रिसर्च से रिलेटेड होगा, जो आपने मास्टर्स या बैचलर में की होगी। वो आप एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन, जैसे हम वाइवा देते हैं, थीसिस को डिफेंड करते हैं, तो वहां तो हम तमाम चीजों को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन बनाएं, उसमें आप अपनी फील्ड को बताएं, वो उससे आपसे क्वेश्चनिंग कर लेंगे और जो भी अदर क्वेश्चनिंग हो सकती है। अच्छा, फिर आप आ जाती है बात कि यहाँ पे फाइनेंसिंग एजेंसी कौन सी है, कि आपको स्कॉलरशिप कौन से डिपार्टमेंट से मिलेगी। तो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एजेंसी है वो है कौन से, जैसे हमारे पाकिस्तान में HEC है, वो तमाम यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज करती है। इसी तरह यहाँ पे है PNPC। तो तमाम जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनको जो चेक एंड बैलेंस रखती है वो है PNPC। और PNPC से जो प्रोग्राम PNPC में रजिस्टर होते हैं, कोनासिट एक इदारा है, वो उन प्रोग्राम की एवेल्युएशन करके जो प्रोग्राम इफेक्टिव होते हैं रिसर्च के हवाले से, उनको फिर वो अपने अपने साथ एफिलिएटेड कर लेती है। अगर तो अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसा प्रोग्राम ढूंढ लेते हैं जो PNPC में रजिस्टर्ड हो और कोनासेट से एफिलिएटेड हो, तो फिर अगर आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं तो 100% उसके तमाम, उस प्रोग्राम में जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती ही मिलती है। ये एक अच्छी यहाँ पे एक चीज है। यानी आपको को परेशानी नहीं लेनी पड़ती कि अब मेरा एडमिशन तो हो गया है, अब मैं, अब यहाँ पे तो जैसे बाकी कंट्रीज में कि
6 स्कॉलरशिप्स की पोजीशन है, 6 हैं, अब मैं पता नहीं उनमें आऊंगा या नहीं आऊंगा। अगर आपको एडमिशन हो गया तो आपको स्कॉलरशिप मिलनी ही मिलनी है। कंडीशन इज दैट कि प्रोग्राम पीएनपीसी से पीसी में रजिस्टर्ड हो और कॉनासिट से एफिलिएटेड हो। अच्छा, तो ये तो हो गई बात हमारी फाइनेंशियल एजेंसी की। तो कॉनासिट इज द फाइनेंशियल एजेंसी इन मैक्सिको। अच्छा, अब बात आ जाती है अपोस्टल डॉक्यूमेंट की। अच्छा, अब 9 मार्च से पहले ये होता था कि एक अपोस्टल कन्वेंशन है, जिसमें आई थिंक पाकिस्तान शामिल होने के बाद 126 और मे बी 127 कंट्रीज है। तो जो भी उस कन्वेंशन का हिस्सा होते हैं तो वो फिर बाउंड हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब गुड न्यूज ये है कि पाकिस्तान 9 मार्च 2023 से इस कन्वेंशन का हिस्सा है। तो अब आपके जो डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल पाकिस्तान से होंगे तो उस कन्वेंशन में जितने भी 126 या 27 कंट्रीज हैं उनमें एक्सेप्टेबल होंगे। अब आपको रिस्पेक्टिव अम्बेसी में जाके एक सर्टेन अमाउंट जो अम्बेसी ने रखी होती है वो पे करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में ही आप बैठ के। अच्छा, ये जवाद भाई, डॉक्टर साहब, ये नोटिफिकेशन आया 10 मिनट्स में मीटिंग एंड हो रही है। आप अनम्यूट योर माइक प्लीज। इस मीटिंग में आप ये डिस्कशन कर लें ना, प्रेजेंटेशन को वाइंड अप कर लें, फिर अगला जो सेशन होगा वो हमारा क्वेश्चन आंसरिंग का होगा। उसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पर इनबॉक्स में, ठीक है? थैंक यू। तो सेम लिंक से ज्वाइन नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो डिफरेंट होगा, सॉरी। वो मैं अच्छा शेयर चलो, कर वो देता हूँ। अभी से 4, पेस्ट कर दे जी ताकि जी जी, स्टूडेंट को कॉपी करके वो रखें फाइल। 4:40 पे, जी जी, वो 7:40 पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट की अपोस्टेशन की बात हो रही है। तो अपोस्टाइल कैसे करवाना है? अभी तक पाकिस्तान में कन्वेंशन का हिस्सा तो बन गया है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि कौन सी अथॉरिटी होगी, कौन सा डिपार्टमेंट होगा जो ये डॉक्यूमेंट की अपोस्टाइलेशन करेगा। तो ये एक बड़ा मसला है और प्रेस रिलीज कर दी है, चंद मंथ का वक्त मांग लिया है। तो अब वो पता नहीं वो चंद मंथ कितने होते हैं पाकिस्तान में, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अभी तक अपोस्टाइल उन्होंने शुरू नहीं किया कोई किसी भी डिपार्टमेंट में। तो ये एक हर्डल आ रही है अभी तक। तो गुड न्यूज है, जब स्टार्ट हो जाएगी आप पाकिस्तान से तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने टेस्टेड करवाएंगे और 126 कंट्रीज के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे। अच्छा, तो मैं बात करता हूँ आगे वीजा प्रोसेसिंग की। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अगर मैक्सिकन एम्बेसी की बात की जाए तो 2009 के बाद इन्होंने 2009 में इन्होंने इस एम्बेसी को क्लोज कर दिया। प्लीज अनम्यूट योर माइक। तो उसके बाद अब मसला है वीजा लेने का। पाकिस्तान में तो एम्बेसी है नहीं, तो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री में ईरान में एम्बेसी है। और आपको पता है कि बाई रोड भी आप ईरान जा सकते हैं, बाई एयर भी जा सकते हैं। वहां से एम्बेसी से आप वीजा ले सकते हैं। वीजा लेने में कोई इतनी परेशानी नहीं है अगर कंपेयर टू बाकी कंट्रीज की बात करें, बहुत आसानी से आपको वीजा मिल जाता है। प्रोसेस ये है कि आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है, तो कोऑर्डिनेटर आपको एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर सेंड कर देता है। सेम एडमिशन लेटर आपकी पासपोर्ट की कॉपी के साथ ये कोनासिट को भेज देता है। कोनासिट उसको प्रोसेस करती है और वो इन्फॉर्म करती है जो एम्बेसी आप मेंशन करते हैं कि मैं ईरान एम्बेसी में, डेफिनेटली पाकिस्तान को डील ईरान एम्बेसी कर रही है, मैक्सिकन एम्बेसी में। तो वहां पे वो पहुंच जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कंफर्मेशन। तो आप एम्बेसी को मेल करते हो, एम्बेसी आपको कहती है जी ठीक है, फलां डेट को आप आके अपना वीजा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं। जब आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव्ड होती है, कॉनरसिट उनको भेज देता है, तो उसका फायदा ये होता है कि आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जस्ट आप एडमिशन लेटर अपना प्रिंट करवाते हैं और साथ में एप्लीकेशन लगाते हैं, वीजा एप्लीकेशन फिल करके, और पासपोर्ट आपका साथ होता है और पिक्चर्स होती हैं, और दैट्स ऑल। बस यही 2-4 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। तो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और एम्बेसी आपको कहती है ठीक है, आप नेक्स्ट डे आके अपना वीजा ले जाएं। देखिए, इतना इतना फास्टली और स्पीडी वीजा प्रोसेस हो जाता है। अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज में तो 6-6 महीने आप बैठे रहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बस डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सेट कैसे कंफर्मेशन भेजती है। अगर जल्दी भेज देती है तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली ब्यूरोक्रेटिक वर्क होता है तो इसमें डिले भी हो सकता है थोड़ा सा। बस पेशेंस रखनी है। और पाकिस्तान एक आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे ट्रैवल प्लान करते करते ही आपको 2 से 3 माह लग जाते हैं। अच्छा, तो अब बात आ जाती है, आपका वीजा मिल गया, आपका जो ये देख रहे हैं ट्री बड़ा तनावर दरख्त बन गया है। अब फल की बारी आ गई, तो फ्रूट आपको बस चाहिए उसमें। तो वो है, आप
इमिग्रेशन, मैक्सिको की इमिग्रेशन क्लियर करना डिफिकल्ट होता है पाकिस्तान में। मेरे केस में जब मैं यहाँ आया था, मैक्सिको पहुंच गया तो विद इन 10 मिनट मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर ली थी, और उसके लिए फिर मैं आगे ट्रेवल करने के लिए मुझे अलाउ कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान में मुझे को तकरीबन 4 से 5 घंटे बिठाई रखा, लाहौर एयरपोर्ट है, FIA ने रोक के बैठा दिया था। अब पता नहीं क्या चाहते थे वो, बस वहां पे आपको पेशेंस रखनी है, खूब जलील करेंगे आपको, बता रहा हूँ, माइंड मेंटली प्रिपेयर होके जाना, हाइपर नहीं होना। वो आपके मोबाइल भी चेक करेंगे, व्हाट्सएप्स भी चेक करेंगे, और पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, फिर भी तसल्ली नहीं हो रही होगी क्यों जा रहे हैं, क्या मसला है, ये है वो है। क्योंकि ये मैक्सिको है, इसका बॉर्डर मिलता है USA से, और ये जो है साउथ अमेरिका, इसमें 3 कंट्रीज हैं, तो USA है, कनाडा है और मैक्सिको। और ये दुनिया का एक वाहिद वे है USA में एंटर होने का। तो लोग इलीगली इसको यूज करते हैं, तो फिर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं आपके ऊपर, क्योंकि ये जो गड़े हैं ना, ये हमारे ही पाकिस्तानियों ने हमारे लिए खोदे हुए हैं। वो यहाँ पे आते हैं पर्पस से, और फिर आगे USA मूव कर जाते हैं, और फिर वो गायब हो जाते हैं यहाँ के रिकॉर्ड से। और फिर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आने वाले जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका सारा काम लीगली होता है और लीगली डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेवल करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए भी डिफिकल्टीज हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, वहां पे 3-4 घंटे माइंड बना के जाना, किसी भी एयरपोर्ट पाकिस्तान में से आप मैक्सिको के लिए फ्लाई करेंगे तो आपकी खूब वहां पे जांच पड़ताल होने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। यहाँ पे आपको, अगर आपका स्टूडेंट वीजा है, वो फॉर्म वेरीफाई कर लेते हैं, वो हर चीज ओके, दैट्स ऑल। ये तमाम प्रोसेस था स्टेप बाय स्टेप, जिसको मैंने कोशिश की है कि हत्तुल इम्कान ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कर दूं। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग में हम क्वेश्चन सेशन का आंसर रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर नाउ वी विल ओपन द रूफ फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। तो वो नेक्स्ट मीटिंग जवाद भाई शेयर कर दी आपने? यस, मैंने जो है वो चैट में नेक्स्ट मीटिंग का जो है वो लिंक शेयर कर दिया है। सो आप मुझे काइंडली पर्सनली भेज सकते हैं? जी जी, मैंने आपको श्योर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अभी हम आई थिंक सो अभी टाइम है, तो अभी किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज कर ले, हम इसमें जो 3-4 मिनट है उसमें हम आंसर कर देते हैं बाय हाँ, नेक्स्ट हमारे मीटिंग। पास है time। अच्छा, क्वेश्चन क्या ये है कि आप हैंड रेज करें, वन बाय वन हम क्वेश्चन लेंगे, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, वन बाय वन, यस, वन बाय वन। एग्जैक्टली, मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दूं स्टार्ट में कि सॉरी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेशली जब हम लिंक्स शेयर करते हैं या कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो वो पर्सनली आके लोगों से जो है वो कांटेक्ट करते हैं कि हमारी हेल्प कर दें, हमारे साथ चलें। देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी हेल्प ये है कि हम लोग हर वीकेंड पे यहाँ पे आके वेबिनार करते हैं स्कॉलरशिप्स पे, तो यहाँ पर आके जिसका कोई क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाए। ऑनेस्टली सबको पता है कि हर बंदा अपनी लाइफ में बहुत मसरूफ है, तो हम जितनी मतलब हमारे बस में है हम उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट बहुत लोग इस चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं कि रिप्लाई नहीं करते या डिफरेंट। तो जब आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस करेंगे तो उसका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर वीकेंड डिफरेंट कंट्रीज का वेबिनार करके उनके क्वेश्चन को सुने और आंसर्स को सुने। सो हम नेक्स्ट मीटिंग में आई थिंक सो अभी जी ये अच्छा, है यहाँ पे अली मैं भी सन। जवाब भाई, मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी 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 जी। देखिए, पाकिस्तान के और ये जो डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे जवाब भाई इटली में बैठे हैं और मैं मैक्सिको में, ये टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब मैं पाकिस्तान और मैक्सिको की बात करूं तो 11 आवर डिफरेंस है। अभी मैक्सिको में सुबह के जो बजे हैं वो हैं 8:34, और आपको पता है 7:34 पाकिस्तान में हो रहे हैं नाइट। तो ये टाइम डिफरेंस है। तो कुछ लोग तो माशाल्लाह इतना क्रेज दिखा देते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि टाइम डिफरेंस, वो कॉल ही डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो भाई आप कॉल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी कॉल नहीं करेंगे, टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब आपका दिन हो तो यहाँ हमारी रात होती है। तो टाइम डिफरेंस की वजह से, और फिर डेफिनेटली हमने अपना रिसर्च वर्क भी देखना है, तमाम मसरूफियात है यहाँ पे। आप ईमेल मेंशन है, ईमेल कर सकते हैं। अगर आप कुछ ज्यादा ही, चले, ये इन केस में तब है जब आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में आ गए हैं, और फिर आप ये चले व्हाट्सएप के नंबर आपको दे दिए हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट मैसेज आप छोड़ेंगे, फिर जैसे ही बंदा फ्री होता है वीकेंड डेज पे या जैसे, फिर रिप्लाई कर देते हैं।
लेकिन जी उसका सर। बुरा भी नहीं मनाएंगे कि जी मैंने मैसेज किया और वो रिप्लाई नहीं आया। तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, उनको प्रोसेस बंदा वीकेंड डेज में ही कर सकता है। तो ये है। और दूसरा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर चाहते हैं कि पक्की पकाई चीज मिल जाए, कि जी आप अपने डिपार्टमेंट में मुझे सर्च कर दें कि प्रोफेसर है या नहीं है, आप मेरा प्रोसेस करवा दें, इवन कि आप मुझसे पैसे ले लें, एजेंट का काम कर लें। देखें ऐसा नहीं होता भाईजान, आपने जो भी है अपनी जन्नत खुद बनानी है। तो लास्ट सेशन में मैंने एक शेर को यहाँ पे सहारा बनाया था, कि वो कहते हैं ना जी, हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौस से भरी अपना, मांगी हुई जन्नत से तो दोजख का अजाब अच्छा है। तो हिम्मत आप पैदा करें, मुश्किल नहीं है चीजें, मुश्किल बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्टली, थोड़ी आसानी से स्ट्रगल हो की जाती जरूरत हैं। है। स्ट्रगल और कॉन्सिस्टेंट, मुश्किल मिजाजी चाहिए आपको, बस लगे रहें। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला मेहनत नहीं जाया करेंगे सो आपकी, ये आई थिंक सो 100% श्योर है। यस, आई थिंक सो ये मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, सो हम इसको वैसे ही एंड कर देते हैं। और आप नेक्स्ट मीटिंग में आए, हम इंशाल्लाह वहाँ जी पर मिलते हैं, और जी जितना डॉक्टर साहब। हमारा 10-15 मिनट है वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। जज़ाकल्लाह।